दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। खासकर जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 1/5 पेपर आपका इसी टॉपिक से आता है। और इस 1/5 टॉपिक मतलब क्वेश्चंस में से आपका 80% क्वेश्चन करंट अफेयर ड्रिवन होता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ, जहाँ पर हम वीकली बेसिस पे जो भी इन्वायरमेंट के मेजर टॉपिक्स हैं उसे प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी यूजिंग द सोर्सेज लाइक द हिंदू न्यूज़पेपर को यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं रेफर करूंगा। उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ मैगजीन एंड वेरियस अदर सोर्सेज विच आर रिकमेंडेड फॉर योर इन्वायरमेंट सेक्शन। अब यहाँ आपको वीकली बेसिस पे करना क्या है और आपका काम क्या रहेगा यहाँ पे। देखिए, मैं आपको हर टॉपिक के साथ ये बताऊंगा कि ये कौन से आपके सेगमेंट में है इन्वायरमेंट के। अब जब आपको ये पता लग जाए तो आपने अपने नोट्स में इस टॉपिक को अपडेट करना है, सो दैट जब भी आप स्टैटिक को रिवाइज करें उसे आप करंट अफेयर के साथ मर्ज कर लें और आपके यूपीएससी जर्नी काफ़ी ईजी हो सकती है इससे। क्यों? क्योंकि कई बार आपके जो यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं वो कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो स्टैटिक से रिलेटेड होते हैं, कुछ करंट अफेयर से। तो आपको दोनों को अलग अलग पढ़ के कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उन्हें एक साथ लेके आएँ, एंड अगर आप उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो इससे आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। तो मेक श्योर दैट यू अपडेट योर नोट्स टाइमली। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप सभी अपने नोट्स को साथ के साथ अपडेट करते रहें। Before starting with this video, let me introduce to you another course of ours, that is प्रारंभ बैच। प्रारंभ 4 जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी भी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी 2023 के लिए, लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम है। उनके सामने प्रॉब्लम ये है कि टाइम अब बहुत कम रह गए हैं और आप टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ हम आपके लिए एक प्रिसाइज ऐसा कोर्स लेके आए हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हाईलाइटेड रहेंगे। इन हाईलाइटेड टॉपिक्स से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता लग जाएगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जिसे आपको टाइमली बार बार रिपीटेडली रिवीजन करनी पड़ेगी। अब ये टॉपिक जब हमने सेलेक्ट किए हैं तो वी हैव केप्ट इन आवर माइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ यूपीएससी एग्जाम। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम यूपीएससी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को देखते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो उसी की तर्ज पे हमने यहाँ पर इन टॉपिक्स को हाईलाइट किया है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यूपीएससी पूछता है। फॉर एग्जांपल, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा। ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं और उसमें भी एग्रीकल्चर एंड जो क्रॉपिंग सेक्टर का आपके क्वेश्चन है वो ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्हीं टॉपिक्स को हाईलाइट करके, इन वीडियोज़ को हाईलाइट करके मिलेंगी। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप टाइमली चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, जहां पर मैं आपके साथ पहला आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स अंडर थ्रेट वांट्स यूनेस्को। अब देखिए, जब हम बात करते हैं यूनेस्को की तो आपको यह समझना होगा कि इट इज नॉट एन एजेंसी फॉर इन्वायरमेंटल रिगार्ड। मीन्स यहां पर इस एजेंसी का ज्यादा काम नहीं है इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन में। ऑल्दो मैम मिशन इन्होंने ही स्टार्ट किया था, बट स्टिल आप जनरली इन्हें देखते हो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट पे, बट ये इन्वायरमेंट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब यहाँ इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की है कि भाई जो भी हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ऑलमोस्ट इनके 50 ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जहाँ पर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। अब इन 50 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जहाँ पर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिल रहे हैं, इनमें से 1/3 जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं। एंड इसके पीछे कारण क्या है कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण है, बिकॉज हम डीजल्स और लाइक कोल की बर्निंग और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज में बहुत से रिसोर्सेज को हम बर्न कर रहे हैं, जिसके कारण एक्चुअल में ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। और इसी के कारण आप ये देखते हैं कि भैया अभी के टाइम पे ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अगर हम बाकी बचे हुए 2/3 जो आपके ग्लेशियर्स हैं इन्हें बचाना चाहते हैं तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से राइज ना करें। और यहां पर रेफरेंस पॉइंट रहेगा आपका प्री इंडस्ट्रियल एरा। वहां से हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने दे सकते। अगर ये टेम्परेचर एक्सीड करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो बाकी बचे हुए 2/3 ग्लेशियर्स हैं ये भी मेल्ट कर जाएंगे। अब यहाँ स्टडी को पब्लिश करते हुए क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने और भी
अब यहाँ पर इस स्टडी को पब्लिश करते हुए या आप ये कह सकते हैं कंडक्ट करते हुए यूनेस्को की हेल्प की है आईयूसीएन ने। आईयूसीएन आपको पता होगा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के ऊपर फोकस करती है। अब यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एनिमल से ही डील करती हैं, ये नेचर के बाकी एस्पेक्ट से भी डील करती हैं। अब जब ये ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो हमारे सामने दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम इन द सेंस कि फ्लडिंग की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो इनकी वजह से रिवर्स में पानी इंक्रीज होगा। अब रिवर्स में पानी इंक्रीज होगा तो यही कारण बनेगी जिसकी वजह से जो भी लो लाइंग एरिया है उनमें कहीं ना कहीं पानी का भराव देखने को मिलेगा। अब पानी का भराव होगा तो इससे लोगों के ऊपर बहुत से इंपैक्ट पड़ेंगे। अब इन इंपैक्ट्स को देखने के लिए सबसे पहले हम इकोनॉमिक इंपैक्ट पे चलते हैं। अब जब भी फ्लड आएगा तो कुछ दिन के लिए लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इससे। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इसके कारण क्या होगा कि लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा, जिसके कारण पॉवर्टी के केसेस और ज्यादा इंक्रीज होंगे। अब पॉवर्टी के केस बढ़ने से एक प्रॉब्लम आती है, लोग हेल्थ के ऊपर उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है अच्छे नरिश फूड को खाने के लिए, जिसके कारण उनके अंदर माल नरिशमेंट देखने को मिलती है और माल नरिशमेंट के कारण हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट। एंड इन टोटल जब हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट फर्दर इंक्रीज होगी। तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे एंड पॉवर्टी के केसेस बढ़ते हुए दिखेंगे, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट इकोनॉमी में ही आता है। आप देखते हैं कि इन एरिया में फार्मर्स भी होंगे। अब जो फार्मर्स होंगे उनके खेतों में अगर पानी भर जाएगा तो इसके कारण क्रॉप लॉस होगा। अब अगर क्रॉप लॉस होगा तो वो जो फार्मर्स हैं कहीं ना कहीं उनका भी पॉवर्टी में जाना बहुत लाजमी हो जाता है। मतलब ऐसा है कि बहुत ईजिली वो पॉवर्टी में धकेले जाते हैं, क्योंकि इंडिया में जो फार्मर्स हैं इनके पास क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग का मतलब है कि इनके पास जमीन जो है वो बहुत छोटी है और ये इतने सरप्लस पैसा जनरेट नहीं कर पाते हैं कि भाई इनके पास कोई बैंक बैलेंस हो, जिसके कारण जब भी फ्लडिंग और क्रॉप लॉस देखने को मिलेगा तो इसकी वजह से इनकी जो आमदनी है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा और ये पॉवर्टी में जा सकते हैं। तो ये तो एक इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ। इफ वी टॉक अबाउट जोग्राफिकल, तो जोग्राफिकली अगर आप देखें ग्लेशियर मेल्टिंग से एक प्रॉब्लम यही है, फ्लडिंग होती है। अब इसके साथ साथ हेल्थ कंसर्न को भी देख लेते हैं। अब दो तरह के हेल्थ कंसर्न है, एक इमीडिएट हेल्थ कंसर्न है, एक लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। इमीडिएट की अगर हम बात करते हैं तो कई बार जैसे फ्लडिंग वगैरह होती है तो इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा भी बहता है, जिसके टच में आने से लोगों को डायरिया, क्लोरा जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर फ्लडिंग के बाद कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर मच्छर पनपेंगे तो इससे मलेरिया, डेंगू के केसेस इंक्रीज हो जाएंगे। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो एक्वाफायर्स हैं, जो हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं, वाटर रिजर्वायर इन द सेंस जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसके अंदर भी पेनिट्रेट करेगा ये गंदा पानी और जिसके कारण वो भी पल्यूटेड हो जाएगा। तो इन जनरल अगर हम बात करें इन एरियाज में फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन पानी पीने के लायक नहीं रहेगा तो वाटर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब ज्योग्राफिकल पॉइंट हो गया, इन्वायरमेंटल पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन्वायरमेंटल पॉइंट या पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने असम के केस में देखा होगा कि भैया जब भी फ्लड आता राइनोज अक्सर न्यूज में आते हैं। राइनोज क्यों न्यूज में आते हैं? बिकॉज उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे। तो आप ये समझिए जब भी फ्लडिंग होगा उसके आसपास के जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के कारण आप ये देखेंगे कि उस एरिया का कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस जनरेट होगा तो वो ढंग से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और रिप्रोड्यूस ना करने के कारण जो लोकल पॉपुलेशन है एनिमल्स की वो डिक्लाइन होने लगेगी। तो दैट इज देयर स्ट्रेस जनरेशन की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब फ्लडिंग होती है तो वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस का मतलब क्या है कि वहां पर हमारे पास उतनी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, जिसके कारण यहां पर मीथेन जनरेशन होगा। आप सभी को पता होगा कि मीथेन एक पोटेंट गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की परेशानी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न में आ गया। आई होप आप इन चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो। अब पॉलिटिकल इशू भी आ जाता है कई बार। अब उससे पहले पॉलिटिकल इशू को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि सोशल इशू भी आएगा। फ्लडिंग के कारण आप देखेंगे कि लोग डिस्प्लेस होंगे तो वो अर्बन एरिया में जाके सेटल होंगे और वहां पर स्लमिंग की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी। कहीं ना कहीं अर्बन स्लम इंक्रीज हो जाएगा।
वहाँ पर हाइजीन का इशू तो रहेगा जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ के साथ एक प्रॉब्लम और आएगी वहाँ पे, डैट इज इन लोगों को अर्बन एरिया में जाके इतने रोजगार के अवसर नहीं मिल पाएंगे। इफ दे आर नॉट एम्प्लॉयड तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि इन लोगों के अंदर एक ये भावना आती है कि भैया लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से सोशल टेंशन इंक्रीज हो सकती है किसी भी सोसाइटी में। अब इसी चीज का फायदा उठाते हैं कई बार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जिसके कारण सोसाइटी में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आपको पता है ना किसका पॉइंट है, पॉलिटी का। तो आपको ये याद रखना है कि पॉलिटिकल इश्यूज अराइज होंगे जहां पर लोग वोट बैंक्स के लिए इनको कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश करेंगे, जिसका आप उदाहरण देखते हैं कि अमूमन जब भी वोटिंग वगैरह होती है तो लाइक वोट्स को खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं, कुछ सब्सिडीज वगैरह दी जाती हैं, तो दैट विल बी देयर। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कुछ सोशल इश्यूज जनरेट होंगे जैसे सोशल टेंशन एंड ऑल, और पॉलिटिकल इशू इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर इम्पैक्ट। आप इस चीज के लिए एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं महाराष्ट्र का केस। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में एक आपकी पॉलिटिकल पार्टी है जो फोकस करती है कि मराठी लोगों को रिसोर्सेज मिले। मतलब यहां पर वो अप्लाई करना चाहते हैं सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट। सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो लोकल पॉपुलेशन के पास रहें। अब अगर लोकल पॉपुलेशन के पास ये रिसोर्सेज रहेंगे तो इससे जो बाहर से आए हैं लोग उनको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। दैट इज अ पॉलिटिकल इशू, डिस्क्रिमिनेशन का कहीं ना कहीं सामना करना। और इसके कारण आप देखेंगे कि दो स्ट्रैटा जो है हमारे सोसाइटी के, उनके बीच में टेंशन इंक्रीज होगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहेगी। अब ये तो हुआ शॉर्ट टर्म इशू। अब लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि भैया ड्रॉट इंक्रीज हो जाएंगे। ड्रॉट क्यों? देखिए जब ग्लेशियर से पानी खत्म हो जाएगा तो उसकी वजह से जो ये हमारी पेरेनियल रिवर्स थी ये सीजनल रिवर में कन्वर्ट हो जाएंगी। सीजनल रिवर में कन्वर्ट होगी तो इससे एग्रीकल्चर के आउटपुट पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। एग्रीकल्चर की वजह से जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट आएगा एंड ओवरऑल इकोनॉमी में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। देन कम्स द सेकंड पॉइंट। अब क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट है तो इसकी वजह से पॉवर्टी के जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब पॉवर्टी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इंडिया में सोशल अनरेस्ट भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। अब अगर लोग गवर्नमेंट जॉब की डिमांड करेंगे और उन्हें वो नहीं मिल पाएगी तो लोग सड़कों पे उतरेंगे एंड सोशल टेंशन की वो जो इशू है वो अगेन वन ऑफ द सेम थिंग, वही चीज़ चलने लग जाएगी। अब मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है तो इससे एक और प्रॉब्लम आती है, लाइक इंडिया में फूड क्राइसिस कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। अभी भी आप देखते हैं कि न्यूज़ में रहा था पिछले दिनों में कि राइस और वीट की कमी देखने को मिल रही थी भारत के अंदर, तो वैसी ही कमियां और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये मेजर प्रॉब्लम है अबाउट द ग्लेशियर मेल्टिंग के बारे में। अब यहाँ पर इस स्टडी में क्या कहा गया है कि जो आपके ग्लेशियर्स थे वो कहीं ना कहीं अभी मेल्ट कर रहे हैं 2000 के मुकाबले में। अभी ये जो रिट्रीट है ऑलमोस्ट 1/3 देखने को मिला है, ये ऑलमोस्ट 1/3 आपके ग्लेशियर्स ऑलरेडी मेल्ट कर चुके हैं। और इसका कारण क्या है? CO2 एमिशन, जो कि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक रीजंस मतलब देखिए एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी, तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये आपका CO2 एमिशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये मेजर कारण है जिसकी वजह से ये ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं। अब इसमें यूनेस्को क्या करना चाहता है? यूनेस्को एक इंटरनेशनल फंड एस्टैब्लिश करना चाहता है जो मॉनिटर करे और प्रिजर्व करे इस एरिया को, यानी ग्लेशियर्स को। साथ के साथ यहाँ पर यूनेस्को ने यह भी कहा है सभी लोगों को कि भैया आप कोशिश कीजिए कार्बन एमिशन को कम से कम कर सको। अगर ऐसा हुआ तो इससे कहीं ना कहीं हम इन ग्लेशियर्स को सेव कर पाएंगे। अब इस फंड को एस्टैब्लिश करने का मतलब क्या है? सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं कि किन किन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये इम्पैक्ट हो रहे हैं, हम उनके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग की वजह से आप देखते हैं कि जो एरोसोल पार्टिकल हैं वो बर्फ वाले इलाके में जाएंगे। अब अगर एरोसोल पार्टिकल और डीजल व्हीकल्स के कारण ये जो आपके लाइक जो बर्फ है इनके ऊपर ये डिपॉजिट होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है? अल्बीडो वैल्यू स्नो की वो डिक्लाइन होती है। अब अगर अल्बीडो वैल्यू डिक्लाइन होगी तो इसके कारण आप ये देखेंगे कि एक्चुअल में ग्लेशियर मेल्टिंग और फास्ट हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम है, उसको हम रिसर्च करके देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसके लिए कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल सोल्यूशन है। इसके अलावा यहाँ पर
हम एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जहां पर जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एनजीओ है इसके बारे में रिसर्च कर रहा है या कोई गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है, तो उनको एक स्टेज पे लेके आ सकें सो दैट वो अपनी इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर सकें। इसके अलावा हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को बना सकें जो डिजास्टर्स हैं, जैसे फ्लडिंग की प्रॉब्लम बताई मैंने आपको, ड्रॉट की प्रॉब्लम बताई, वो प्रॉब्लम्स पहले से ही हम फोर्सी कर लें और करेक्ट स्टेप्स ले सकें ऐसे रिस्क के रिडक्शन के लिए। इसके साथ हमने फोकस करना है यहाँ पर कि हम हाईलाइट कर सकें कि क्यों ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो भी इस फंड के थ्रू हम पूरा करना चाहते हैं। नाउ व्हाई वी आर फोकसिंग अपॉन ग्लेशियर, क्यों ये ग्लेशियर इतने इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझिए। देखिए, ग्लेशियर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर यहाँ से आता है। ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ जो रिवर्स में पानी आता है उसे हम इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और इरिगेशन से एग्रीकल्चर के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। अब एग्रीकल्चर के कारण फूड सिक्योरिटी रहती है। तो आप ये देखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बहुत सी चीज़ों के लिए इन ग्लेशियर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। साथ के साथ यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब जैसे गंगा रिवर है, गंगा रिवर में पानी कहाँ से आता है? गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर जैसे कई ऐसे छोटे छोटे ग्लेशियर्स से, क्योंकि कई आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इन ग्लेशियर से जब पानी आता है तो इसकी वजह से गंगा के अंदर जीवन पनपता है, और इसी जीवन के कारण आप ये देखते हैं कि बहुत लोगों को लाइवलीहुड में मिलता है। क्यों? क्योंकि कई बार इन्हीं मछलियों को पकड़कर ये क्या करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। तो वहां पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर के अंदर हमारे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं हम इसे। उसके साथ साथ आपको पता होगा इंडिया में काफ़ी हद तक 10 से 15% जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं दैट इज़ थ्रू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो आपको ये भी समझना होगा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्लेशियर अभी मेल्ट कर जाते हैं तो बाद में हमारे पास इतना पर्याप्त पानी नहीं रहेगा, जिसके कारण हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो इतने सारे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे ठप हो जाएंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो हमें इसके लिए भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है इन ग्लेशियर्स को। ओवरऑल यहाँ पर फोकस थ्रू आउट द वर्ल्ड किया गया है, बट आप सभी को बता दूं दुनिया में 3 पोल्स हैं। 3 पोल्स कौन कौन से? एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, और उसके अलावा हिमालयाज को 3rd पोल कहा गया है। हिमालयाज के ऊपर फोकस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बर्फ मिलती है। तो यहाँ इन 50 यूनेस्को साइट्स में से काफ़ी साइट्स इसी एरिया में पड़ते हैं, तो हम इन्हें भी कंजर्व करना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, दैट टॉक्स अबाउट अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर इंटायर वर्ल्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर। ऐसा कहना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1950 में। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर वेरियस गवर्नमेंट्स एक साथ आकर कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो मेट्रोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकें। वैसे इसको हम ट्रेस कर सकते हैं वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस से, क्योंकि इसकी शुरुआत लगभग वहीं से हुई थी। ये जो कांग्रेस है ये 1873 में हुई थी, और उसके बाद ये मतलब आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो डील करती है इन मैटर्स से, मेट्रोलॉजिकल रिलेटेड मैटर से, और ये कोशिश ये करते हैं कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प कर सके इन मैटर्स में। तो आइए अब जानते हैं क्या कहना चाहती है ये ऑर्गेनाइजेशन और क्यों ये रिसेंटली न्यूज़ में रही है। देखिए, रिसेंटली इन्होंने कहा है कि भैया अगले 5 साल में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप कर देंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के कारण जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उनको हम कम कर सकें। सो अगेन इस टॉपिक को आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने क्लाइमेट चेंज वाले सेगमेंट में। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं ये। देखिए, इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें हम कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे वर्ल्ड लेवल पे डिजास्टर के कारण जो डैमेज हो रहा है उसको कम कर सकें, और उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसी इनिशिएटिव को मतलब कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे लेके गया है ये WMO, जहां पर इन्होंने कोशिश किया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम डेवलप कर सकें। अब इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों हमें
अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप सभी से ये छुपी तो नहीं है बात कि भैया क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत से डिजास्टर पहले की तुलना में बढ़ चुके हैं। जैसे आप साइक्लोन्स को ही देख लीजिए, साइक्लोन पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा आते हैं। पहले हमारे सिर्फ और सिर्फ लाइक ईस्ट कोस्ट की तरफ ही आते थे, अब वेस्ट कोस्ट पे भी आने लग गए हैं। तो यहाँ वर्ल्ड की अभी रिक्वायरमेंट ये है कि हम कैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करें जिससे हम लोगों के ऊपर हो रहे इम्पैक्ट को कम कर सकें। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो हम इससे बहुत सी जिंदगियों को बचा पाएंगे। अब इस प्रोग्राम के लिए जो पैसे हैं वो दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल द्वारा, मतलब कहीं ना कहीं यूएन इसको सपोर्ट कर रही है आपकी। एंड यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑलमोस्ट 3.1 मिलियन रुपीस स्पेंड किए जाएंगे जिससे हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्क कर सके, मतलब डेवलप कर सके, और साथ के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी फोकस किया जाएगा सभी कंट्रीज की, सो दैट दे हैव दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसके कारण लाखों लोगों की हम जिंदगियां बचा सकें। और इसको डेवलप करेंगे हम बाय दी 2027। और ये पैसा लगभग जो 3.1 मिलियन मैंने आपको कहा डॉलर, ये इन्वेस्ट किया जाएगा इन दिस फेज ओनली। अब हम बात कर लेते हैं दिस जो आपके कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसे लॉन्च किया गया था 2019 में अंडर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट जो कि न्यूयॉर्क में हुई थी। ये सेकंड मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव है इंडिया द्वारा आफ्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इसका नाम चेंज हो चुका है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अब नाम क्या है। अब इस कोलिजन का एम भी बता देता हूं बिकॉज अक्सर यूपीएससी आपसे ये पूछ लेते हैं। यहां पर हम चाहते हैं कि रेजिलियंस को इंप्रूव कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि आप सभी को पता है कि डिजास्टर्स के लिए अक्सर कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है। जैसे इंडिया की बात करें, आप बात कीजिए ओल्ड राजेंद्र नगर की, भैया एक ढंग का भूकंप आ गया ओल्ड राजेंद्र नगर में ना, तो यहाँ पर करोल बाग साइड इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं कि वो छोटे से झटके में भी खत्म हो जाएंगी। तो आपको ये समझना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें बहुत सा फोकस करने की जरूरत है। और मैं बात करूं चांदनी चौक वाले एरिया की या जो ओल्ड दिल्ली के एरिया है, वहां पर भी घर बहुत पुराने हैं। तो कोई भी बड़ा डिजास्टर अगर आता है तो इससे लाखों लोगों की जिंदगी के ऊपर इम्पेक्ट पड़ सकता है। बिकॉज डिजास्टर पहले भी आते रहे थे लेकिन प्रॉब्लम तब नहीं थी इतनी। प्रॉब्लम अब क्यों है इतनी? बिकॉज एक यूनिट एरिया में जितने लोग रह रहे हैं, मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है, जिसके कारण अब डिजास्टर का जो मैग्नीट्यूड है यानी जो उसका इम्पैक्ट है दैट इज 10 फोल्ड, मतलब पहले की तुलना में वो 10 गुना बढ़ चुका है। और क्लाइमेट चेंज में इंडिया की वर्नेबिलिटी काफी हाई है, जिसके कारण इंडिया में बहुत से डिजास्टर आ सकते हैं। और इन डिजास्टर्स की वजह से इंडिया की ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खतरे में है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, आप अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो ये 7517 किलोमीटर की आपका कोस्टलाइन एरिया है। इस एरिया में कोस्टल फ्लडिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर हम बात करते हैं जैसे नॉर्दर्न इंडिया के साइड की, तो यहां पर आप समझिए कि इन एरिया में ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण फ्लडिंग का इशू रहेगा, इस एरिया में ड्रॉट का इशू रहेगा। तो बहुत सी अपनी पॉपुलेशन के ऊपर इसका इंपैक्ट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस थिंग, सो दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान इस तरफ ला सकें। हालांकि इस इनिशिएटिव में अभी तक 31 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और 6 मेजर आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं इसमें, और 2 प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज वगैरह भी हैं इसमें। यानी कि ये एक ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट, यूएन की एजेंसीज, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स जो वर्ल्ड बैंक वगैरह एंड ऑल वैसे भी इसमें आ सकते हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ओवरऑल ये कोलिजन इस तरह से वर्क कर रही है। बट स्टिल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक था तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू कैन यूज दिस पॉइंट्स अपनी आंसर राइटिंग में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इन द होप फॉर क्लियर ब्लू स्काई। अब यहां पर इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं दिल्ली पोल्यूशन की। ओवरऑल हम दिल्ली पोल्यूशन के साथ साथ मतलब एयर पोल्यूशन का टॉपिक भी देखेंगे और साथ के साथ वाटर पोल्यूशन का भी टॉपिक देखेंगे यहाँ पे। अब पोल्यूशन होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जब कोई हार्मफुल या अनवांटेड मटेरियल ऐड किया जाता है एनवायरनमेंट में, इसे पोल्यूशन कहा जाता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्टिविटी, मतलब आप नेचर के कारण भी देखते हैं इसे। नेचर के कारण कहाँ? जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण। उसके अलावा आप यहाँ पर ह्यूमन मेड एक्टिविटीज यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण भी इसे देखते हैं। अब इन दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम ये होती है कि जो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट है, चाहे बायोटिक हो या एबायोटिक, उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है,
जनरली जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण है, क्योंकि इससे एयर, वाटर और लैंड इन तीनों के ऊपर डैमेजिंग इंपैक्ट आ रहा है। अभी अगर मैं आपको ये कहूं कि ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा इन्फेंट मोस्ट लाइकली मर गए हैं 2019 में जस्ट बिकॉज ऑफ दिल्ली एयर पोल्यूशन, और वो भी ऐसे छोटे बच्चे जो अभी पैदा ही हुए थे। अगर लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो अगर कोई इंसान इस तरह के पोल्यूशन को एक्सपोज होता है तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, साथ के साथ लंग्स कैंसर का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसके कारण भारत के अंदर 1.67 मिलियन लोगों की जान जाती है हर साल, मतलब बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ये मैं बात कर रहा हूँ ऐसी कंट्री के बारे में जहाँ पर आपकी यंग पॉपुलेशन काफ़ी हाई है। अगर यंग पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो इसके कारण आप ये देखेंगे कि जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, एक्चुअल में उस डिविडेंड को हार्नेस करने से पहले ही हम बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बिकॉज इससे डिपेंडेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। देखिए ना, बहुत से लोग अगर अस्थमा या किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उनकी सेवा पाने के लिए पैसा लगेगा। अब पैसा लगेगा तो ना केवल फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। अब हाल फिलहाल में जब से ये एयर पोल्यूशन बढ़ा है तो अर्बन एरिया में आप देखते हैं कि एयर प्योरीफायर की डिमांड इंक्रीज हो चुकी है। अब एयर प्योरीफायर की डिमांड इंक्रीज होने के कारण आप ये देखते हैं कि हर इंसान इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज उनके पास इतना पैसा है ही नहीं। अब पैसा नहीं है तो इसके कारण कई लोगों को चाहते या ना चाहते हुए भी इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। तो पहला इशू इसमें यह आ जाता है। दूसरा हेल्थ रिलेटेड इशू है। हेल्थ को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक तो वो लोग जो अडल्ट पॉपुलेशन में आते हैं, और दूसरे वो जो आपके चाइल्ड की पॉपुलेशन में आते हैं, चिल्ड्रन की पॉपुलेशन में आते हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे। अब जो अडल्ट्स हैं या बच्चे भी हैं, दोनों में एक प्रॉब्लम कॉमन देखने को मिलेगी, उनको रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। अब ऐसे केसेस दिल्ली में 80% तक इंक्रीज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। साथ के साथ लोगों को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और जिनको अस्थमा है एक्चुअल में उनके लिए तो ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज उन्हें सांस लेने में तकलीफ होगी और इसके कारण उनकी जान तक जा सकती है। अब बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों में 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। देखिए, बच्चों की एक तो हाइट छोटी है। अब हाइट छोटी होने से आप सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप मेरे को एक बात बताइए, ग्रेविटी भारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सतह से जोड़ के रखती है, मतलब सतह के ज़्यादा करीब होंगे। अब एयर के मुकाबले, मतलब नॉर्मल गैसेस के मुकाबले जो पर्टिकुलेट मैटर है, चाहे हम बात करें 2.5 और 10 की, ये सतह के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। यानी कि अगर हम देखें साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंगली ये लगभग 1-1.5 मीटर की हाइट तक ही रहते हैं। ये अगर नीचे की हाइट पे मिलेंगे तो बच्चों के ऊपर इसके कारण इम्पैक्ट काफ़ी हाई रहेगा। दूसरी चीज़, बच्चों की जो ब्रीदिंग रेट है, जो छोटे बच्चे होते हैं, टोडलर्स वगैरह, या आप ये कह सकते हैं कि दूध पीने वाले बच्चे, उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो काफ़ी हाई रहता है, तेज रहता है। अब इसके कारण ये जितने भी पर्टिकुलेट मैटर हैं उनको वो बहुत तेजी से अपनी बॉडी में इनहेल करेंगे, जिसके कारण उनकी बॉडी में बायो अक्यूमुलेशन देखने को मिल सकती है। अब व्हाट इज बायो अक्यूमुलेशन? कई बार आप दिमाग में सोचते हैं ना कि यार एक टर्म आई है बायो अक्यूमुलेशन, ये है क्या? जब मान लीजिए ये एक सेल है या एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है, मान लीजिए एक इंसान है, इसका नाम है राहुल। राहुल के अंदर, बॉडी के अंदर अगर कोई केमिकल जाता है, उसके सेल के अंदर वो स्टोर हो जाता है, तो इसे कहते हैं बायो अक्यूमुलेशन। बायो अक्यूमुलेशन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, वो जो चीज़ है, वो केमिकल, वो लॉन्ग लिव होना चाहिए। लॉन्ग लिविंग क्यों? क्योंकि इससे उसके मरने के बाद भी वो उसके सेल के अंदर बना रहेगा, जिसके कारण आप ये देखेंगे कि उसकी बॉडी से ये केमिकल निकल नहीं पाएगा, साफ नहीं हो पाएगा, और ये सेल के अंदर बना रहेगा, जिसके कारण बीमारियां बढ़ेंगी। दूसरी चीज, ये फैट सॉल्युबल होनी चाहिए। अगर वाटर सॉल्युबल होंगे तो आप पानी पिएंगे तो उसके साथ ये केमिकल बाहर निकल जाएंगे। अब आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप इसके लिए उदाहरण लीजिए, जब आपको फीवर होता है, आप बहुत सी मेडिसिन खाते हैं, जब आप यूरिनेट करते हैं तो वो यूरिन का कलर येलो होता है, बिकॉज जो वाटर सॉल्युबल जितने भी केमिकल्स होते हैं वो आपके बॉडी में से वॉश आउट हो जाते हैं, इसी वजह से वो यूरिन का कलर येलो हो जाता है। तो अगर फैट सॉल्युबल कोई आपका केमिकल है तो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती है, यानी कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है लोगों को।
तो यहाँ पर ये दो चीज़ें मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा उनकी कंसंट्रेशन वगैरह के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट स्टिल ये दो जब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है कोई भी प्रोडक्ट, तो इससे बायो अक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कि कोई क्रॉप है, जैसे वीट है, वीट के अंदर कोई केमिकल था, इस वीट को मान लीजिए कोई बर्ड खाता है, इस बर्ड को, यानी इस बर्ड का हम नाम रख लेते हैं स्पैरो, चलो स्पैरो को खाता है एक ईगल। तो यहां पर क्या होता है कि वीट के अंदर बायो अक्यूमुलेशन थी, तो यहां से वीट से जब इस बर्ड ने इस वीट को खाया तो इसमें बायो मैग्निफिकेशन होगी। अब इस बर्ड को अगर आगे किसी और ने खाया, जैसे ईगल वगैरह ने खाया, तो उनमें भी मैग्निफिकेशन होगी। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है दैट इज अक्यूमुलेशन, एंड एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में होती है दैट इज मैग्निफिकेशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है। हम सबसे पहले कोशिश कर सकते हैं ग्रीन कवर को इंक्रीज करने का। ग्रीन कवर को इंक्रीज करने का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा अहमदाबाद और चंडीगढ़। चंडीगढ़ मेरा खुद का शहर है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रोड्स के किनारे और घरों में आपको बहुत से पेड़ देखने को मिलते हैं। अब इन पेड़ के कारण ये होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको सेटल डाउन करने में काफ़ी ईजी रहता है। तो ये एक टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसी टेक्निक का एक सेकेंड वर्जन भी है, मिलवॉकी टेक्निक, जिसको आपने लास्ट ईयर की यूपीएससी प्रीलिम्स में सुना भी होगा। इस आर्टिकल में भी इसका जिक्र किया गया है कि टूटीकोरिन, विल्लौर और कांजीपुरम में ये कोशिश की जा रही है कि हम इस टेक्निक के थ्रू लगभग 20 से 25 हजार पेड़ों को उगाएं, और इसके थ्रू हम ग्रीन कवर को इंक्रीज करेंगे सिटीज के अंदर, और ये हेल्प करेंगे आपकी सिटी को कूल करने में भी और साथ के साथ पोल्यूशन को कम करने में भी। इसके अलावा हम एयर शेड मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं, जो कि कैलिफोर्निया में भी यूज किया गया था 2010 से 2019 के बीच में। इसके कारण लगभग 98% जो एयर पोल्यूशन है कैलिफोर्निया में वो कम हो गया। अब इसमें किया क्या गया, कैलिफोर्निया को 35 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसमें मेट्रोलॉजिकल कंडीशन और जोग्राफिकल कंडीशंस को ध्यान में रखा गया, ताकि सेम जो कंडीशंस हैं उस तरह के एरिया को एक जगह ही कंसंट्रेट किया जाए। और इसमें कोशिश ये की गई कि जोग्राफिकल और मेट्रोलॉजिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अप्रोच को अपनाएं हम। मतलब इट्स नॉट दैट कि वन साइज फिट ऑल पॉलिसी अपनाएं, उस एरिया के रिस्पेक्टिव जो चीज हम कर सकते हैं उस चीज को वहां पर फॉलो किया गया, जिसके कारण 98% हमने डिक्लाइन देखा। देन जो भी कार्स वगैरह हैं जो पोल्यूशन वगैरह करती हैं ज़्यादा, उनके ऊपर पेनल्टीज लगानी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, बट ये आर्टिकल में मेंशन थी जिसकी वजह से मेरे को आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी हो गया। इसके अलावा अगर आप कोई अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि लाइक वी कैन प्रमोट ई व्हीकल्स। ई व्हीकल से एमिशंस कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं, डीजल व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल से कम है एमिशन के। देन इसके साथ साथ आप फोकस कर सकते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन फ्यूल अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे भी पोल्यूशन कम होगा, यानी कि अल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर हमें जाने की ज़रूरत है। साथ के साथ कोल का जो यूज़ है उसे कम करके हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल पोल्यूशन लेवल में कमी आ सकती है। देन वाटर में अगर आप ये देखते हैं कि कोई अनवांटेड मटेरियल ऐड हो जाता है तो इसको कहते हैं हम वाटर पोल्यूशन। इससे कई प्रॉब्लम आते हैं, जैसे वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी किसी एरिया में, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी, जैसे 100 लीटर की रिक्वायरमेंट थी, उस 100 लीटर पानी नहीं मिल रहा है, तो इसे हम कह देते हैं वाटर स्कार्सिटी। ऐसी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी क्योंकि पीने के पानी में अगर पोल्यूशन होगा तो लोगों के पास पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होगा, और अगर पर्याप्त पानी नहीं होगा तो इसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी पानी को लेके। इसके अलावा रिवर्स में भी आपको पोल्यूशन देखने को मिलता है, जैसे गंगा के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके दो कारण हैं, एक प्लानिंग के अंदर कमी, जैसे अगर आप देखें कि अर्बन एरिया या रूरल एरियाज जो भी गंगा के किनारे हैं उनमें अच्छा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। जो भी वेस्ट होता है अर्बन एरिया का, जैसे सीवेज वेस्ट जिसे कहते हैं, वो इसमें डिस्पोज किया जाता है और जिसके कारण ये रिवर्स पोल्यूटेड होते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि कोविड के टाइम पे गंगा रिवर काफ़ी साफ हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज बंद थी। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास रूल एंड रेगुलेशन तो बहुत हैं, बट इन रूल और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम यह आती है कि भैया पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाता है वाटर बॉडीज में। अब इसमें दो तरह के पोल्यूशन होते हैं। एक पोल्यूशन होता है जिसमें कोई केमिकल डाल दिया जाता है वाटर बॉडी में, जिसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है
बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। दूसरा टेम्परेचर का भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है जैसे थर्मल पावर प्लांट है, इनमें पानी को बॉयल किया जाता है और इस गर्म पानी को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर। अब इससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो ऑक्सीजन है उस वाटर बॉडी में वो डिक्लाइन करती है, जिसके कारण बहुत सी स्पीशीज की मौत हो जाती है। लास्ट तो आपको पता ही है यहाँ पे पॉइंट, अनट्रीटेड आपका फ्रेश वाटर बॉडी में जो पानी डाला जाता है सीवेज का या इंडस्ट्रीज का, इसके कारण भी प्रॉब्लम रहती है। अभी हाल फिलहाल में एक प्रॉब्लम और देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। अब ये बढ़ती पॉपुलेशन अर्बन एरिया में ज़्यादा रहती है, यानी कि अगर हम बात करें कि 2040 तक ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल बी इन अर्बन एरिया। और अगर अर्बन एरिया में इतनी पॉपुलेशन रहेगी तो आप ये देखेंगे गवर्नमेंट इस चीज़ को अगर प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तो अनप्लान्ड मैनर में ये एक्सपैंड करेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चंडीगढ़ एक वेल प्लान्ड सिटी है, बट चंडीगढ़ के आसपास एक एरिया आता है जिसका नाम है जीरकपुर। जीरकपुर में जो प्लानिंग है वो उतनी दुरुस्त नहीं है, जिसके कारण अभी आने वाले समय में वहाँ पर पानी की कमी देखने को मिल सकती है, बिकॉज बहुत सी हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई हैं। अब वहाँ पर अभी तो पानी है, बट आने वाले 5-10 सालों में पानी की कमी हो जाएगी जब वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो लाइक दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू नो कि वाटर पोल्यूशन किन कारणों से होता है। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है हमारे पास? सोल्यूशन ये है कि हम सीवेज ट्रीटमेंट के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा होगा तो पानी के पोल्यूशन की जो चांसेस हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो चाहे वो आपका सरफेस वाटर हो, सरफेस वाटर इन द सेंस जो रिवर्स हैं, उन दोनों में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। स्वच्छ भारत अभियान में हमने फोकस किया है लॉट ऑफ अबाउट कि टॉयलेट्स को कैसे हम इंक्रीज करें इंडिया में, बट अभी हमारे को कोशिश ये करनी है कि उन टॉयलेट से निकलने वाले जो वेस्ट है उसको हम कैसे बेटर वे में मैनेज कर सके। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो इंडिया में प्रॉब्लम काफ़ी इंक्रीज हो सकती है। देन लास्ट हमें ये ध्यान में रखना है कि भैया वाटर परमेएबल रोड्स के ऊपर हम फोकस करें। जैसे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आवास योजना की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इस चीज़ को प्रमोट कर भी रहे हैं, क्योंकि अगर परमेएबल रोड्स होंगे तो इससे पानी नीचे ज़्यादा सोक इन करेंगे हम, यानी पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा तो इसके कारण हम ये देखते हैं कि जो आपके ग्राउंड वाटर है वो इंक्रीज होगा। अब अगर ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा तो इससे वाटर टेबल में बेनिफिट मिलेगा और ड्रिंकिंग वाटर की समस्या कम हो सकेगी। अभी इसका वे फॉरवर्ड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भैया हमें कोशिश करनी चाहिए कि अर्बन प्लानिंग और अर्बन पोल्यूशन के ऊपर कैसे हम कोशिश करें, क्योंकि अभी हमारे गवर्नेंस मॉडल में उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो आगे फ्यूचर में हम जो भी सिटीज़ के लिए पॉलिसी बनाएं, इन इश्यूज़ को ज़रूर से ध्यान में रखें, लाइक एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, और कैसे हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, ताकि फ्यूचर की सिटीज़ में ये अनप्लान्ड सिटीज़ ना हो और इनके अंदर किसी भी तरह की इस तरह की दिक्कत हमें देखने को ना मिले जैसे दिल्ली और बाकी एरिया में हमें देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक बटन प्रेस करना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा, बिकॉज मेरे को आपका रिस्पांस वहीं से पता लगेगा। या आप कमेंट भी कर सकते हैं आप क्या चाहते हैं मुझसे कि मैं क्या चीज़ और इंक्लूड करूं इसमें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।